हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार सैनी आप सभी छात्रों का इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम में राजस्थान पब्लिक स्कूल के द्वारा संचालित इस पाठ्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, हम प्रश्नावली 16 की देखो उससे कुछ संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है उनका अध्ययन कर रहे थे। आज देखो आपके कुछ डाउट क्वेश्चन है जिनकी देखो हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए 16 के में जो सवाल नंबर जो 14 का है ना, वो देखिए विविध में कि 16 के विविध में 14 नंबर सवाल में आपसे क्या पूछा गया है। इसमें आप पूछा है कि धातु के गोले का व्यास 6 सेमी है जिसको पिघलाकर एक समानवर्तीय, मतलब हमारे पास ये धातु गोला आ रही है, ठीक है ना, और इसको पिघला क्या करना, आपको एक समानवर्तीय अनुप्रस्थ काट वाला आपको एक तार बनाना है। ये तार हो गया हमारे पास। इसका व्यास मेरे पास कितना आ रहा है, 6 सेमी आ रहा है, तो इसकी त्रिज्या का मान क्या हो गया, 3 सेमी हो गया। इसकी तो त्रिज्या वो कितनी हो गई है, 3 सेमी, क्योंकि इसका व्यास 6 सेमी है। अब इसको पिघला करके आप एक समानवर्तीय अनुप्रस्थ काट परिच्छेद वाला तार बनाना है, और तार की लंबाई मेरे पास आ रही है 36 मीटर। ये तार की जो लंबाई है वो कितनी है, 36 मीटर है। और आपको पूछा क्या है, यहाँ पर तार की जो त्रिज्या है वो आपको ज्ञात करनी है। तो इसको एक बार आप कैपिटल आर मान लो, इसको मान लो एक बार आप स्मॉल आर, जो आपको ज्ञात करनी है। अब देखिए ये मान सारा सेंटीमीटर, तो आप पहले इसको सेंटीमीटर बना लो, यानी 36 मीटर में क्या हो गया आपके 3600 सेंटीमीटर हो गए। अब इसको हल कैसे करना, आपको पहले मानेंगे, माना तार की त्रिज्या बराबर आर सेंटीमीटर। अब देखिए इसमें आपको प्रश्नानुसार शर्त लगानी है, यानी अब आप जानते हैं कि जब आप एक वस्तु को पिघला के दूसरी वस्तु बनाते, दोनों का आयतन में से क्या होता है, समान होता है। तो आपको लिखना पड़ेगा बेलनाकार तार का आयतन बराबर आएगा गोले का आयतन। अब देखिए जो तार का आयतन है वो आप जानते हैं क्या होता है, तार का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि बेलनाकार तार है, और गोले का हो गया 4/3 पाई आर क्यूब। तो देखिए दोनों तरफ आप पाई को तो कर देंगे कैंसिल सीधा, और यहाँ आर आपको ज्ञात करनी है। एच का मान आ रहा 3600, 4/3, और इसकी त्रिज्या मेरे पास क्या रही है, 3 गुणा 3। इन्हें काट लो आप एक को भी। अब आर स्क्वायर गुणा 3600 बराबर आ रहा है मेरे पास कितना, 4 नहीं 36 हो गया ये, और अब आर स्क्वायर का मान आ गया 36/3600। जो आर स्क्वायर है उसका मान आ गया मेरे पास 1/100, यानी आर स्क्वायर का मान आपने लिख दिया है 1/100। अब देखो उसके बाद में अब आपको आर का मान प्राप्त करना है ना, तो आप लेंगे इसका पूरे का वर्गमूल ले लेंगे, और जब आप इसका वर्गमूल लेंगे तो देखो आपको इसका वर्गमूल है वो कितना प्राप्त हो जाएगा, यानी जो आर आपका है वो आ जाएगा रूट में 1/100, और आर आपका मान आ गया 1/10 सेंटीमीटर। तो इसको आप ले देंगे 0.1 सेंटीमीटर। तो ये आपने भी क्या प्राप्त कर लिया है, जो तार की त्रिज्या है वो आपने प्राप्त कर ली है। अब देखो अगला जो आपका दूसरा डाउट क्वेश्चन है वो देखिए, उसमें आपको क्या करना है। एक देखो इसमें आपको 16.4 प्रश्नावली, उसमें देखो आपको सवाल नंबर 13 है वो आपने पूछा था। तो सवाल नंबर 13 को देखिए एक बार आप सारे कि 13 नंबर में आपसे क्या पूछा गया है। तो देखो 13 नंबर प्रश्न में आपसे ये पूछा है कि, तो देखो इसको मैं मिटा रहा हूँ एक बार भी। प्रश्न संख्या जो 13 है उसमें आपके पास ये आ रहा है, यानी 16.4 में इसमें आपसे पूछा गया है कि एक गोले का व्यास है वो 0.7 में एक पानी टंकी से 3000 गोलों को पूर्ण रूप से भरकर पानी निकाला जाता है, तो पानी का आयतन आपको ज्ञात करना है। तो देखो मेरे पास एक गोला है, तो इसकी त्रिज्या कितनी है, 0.7 सेमी है, 0.7 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और इसमें से आपको करना क्या है, 3000 गोले पूर्ण रूप से भरकर आपको इसमें से जो पानी है वो बाहर निकालना है। देखो इसका भी व्यास है, ठीक है ना, तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, इसकी क्या देखिए 0.7/2 सेंटीमीटर, क्योंकि व्यास इसका 0.7 सेमी है। अब आपको लिखना पड़ेगा अभिष्ट पानी का आयतन बराबर आएगा 3000 गोलों का आयतन। तो यहाँ पर देखो 3000 लिख दिया आपने सेम, और गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो 3000 को रख लो सेम एक बार आप 4/3, और ये पाई आर आपका 22/7, जबकि त्रिज्या का मान आप यहाँ पर क्या ले सकते हो, त्रिज्या आपके पास आ रही है 0.7/2 और 0.7/2, 0.7/2। अब देखिए इसको सरल करके जो आपको अपना उत्तर है वो आगे प्राप्त कर लेना है। तो जब आप इसको देखो आगे सरल करोगे, तो सरल करने पर आपके पास देखो इसमें पहले कटर को काट लो एक बार आप। तो देखो पहले इन 2 से आपने इसको काट दिया, फिर 2 से इसको काट दिया आपने 11 बार, और अब देखो आपके पास इस 3 से कट रहा है ये पूरा कितने बार है, ये कट रहा है पूरा 1000 बार। तो माना गया 1000 गुणा 11 गुणा, अब देखो ये 0.7 है ना,
इसको अगर आप इसे काटो तो माना जाएगा आपका 0.1 आ जाएगा। तो 0.1 गुणा 0.7 गुणा 0.7। अब देखो इसको आप सरल कर लेंगे तो माना आपका देगा 11,000 गुणा, फिर देखो ये 0.1 है ना, इसको कहते हो 0.07, फिर आ गया वापस 0.7 आ रहा है। फिर 11,000 को किससे गुणा करना आपको, इसको गुणा करना आपको कितने से, यानी आपका जो मान हो जाएगा कितना, 7 हो गया ना, 0.0 हो गया। अब इसको जब आप गुणा करें तो आपको मान क्या जाएगा, देखो जो 1000 है ना, इसके 1000 इस पॉइंट यानी 11 गुणा 49 आपको प्राप्त हो गया। अब 11 9 के 99, 9 11 44 और 9 कितने हो गए, 53 हो गए, यानी 539 सेंटीमीटर क्यूब। इस तरह से जो आप इसका आयतन वो प्राप्त आप कर सकते हो। ये आपने सीखा है जो प्रश्नावली थी आपकी 16 की, उसमें 16.4 में आपने जो 13वां प्रश्न है उसका आपने स्टडी किया है। अब देखो कुछ और प्रश्न है, जैसे 16.3 है, उसमें आपको एक तो 12 का प्रश्न करवाना मेरे को और एक मेरे को करवाना आपको 14 का प्रश्न। तो देखो 16.3 में 12 का और 14 का प्रश्न। तो सबसे पहले देखिए आप 12 का प्रश्न तो कैसे करना आपको। अगर आप देखो आप बात करें 16.3 के अंदर, तो इसमें आपको लिखना है 16.3 में सवाल नंबर 12। और देखो 12 नंबर प्रश्न में आपके पास ये आ रहा है कितना, कि 14 सेमी भुजा के घन से बड़े से बड़ा शंकु काटा जाता, शंकु का आपको आयतन ज्ञात करना है। तो देखो आपके पास क्या है, 14 सेमी भुजा का आपके पास क्या है, घन है, ये घन हो गया मान लो हमारे पास। और इस घन में आपको क्या करना है, इस घन में से आपको एक 14 सेमी मतलब ये भुजा का है, पहले से बना हुआ, ठीक है नहीं, ये 14 सेंटीमीटर का आ रहा है, 14 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर। अब करना क्या, आपको इसमें एक बड़े से बड़ा शंकु काटना है। तो देखो शंकु कैसे काटोगे आप, शंकु काटने तो उसका जो सर्किल का पार्ट होगा वो इतना रहेगा, और यहाँ तक इसको मान लो ये टच करेगा इसके नीचे वाले पृष्ठ तक, बिल्कुल ठीक है ना। अब देखो जो ये शंकु बढ़ रहा है, देखो शंकु का व्यास कितना होगा, देखो शंकु का तो व्यास होगा ना, तो देखो बिल्कुल इसकी भुजा के यानी 14 सेमी के बराबर आ रहा है। तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी है, इसकी त्रिज्या कितनी होगी है, 7 होगी, यानी 14/2 अर्थात 7 सेमी, क्योंकि जो इसका किनारा है ना 14 सेमी वो बिल्कुल इसके बराबर आ रहा है व्यास के, तो इसकी त्रिज्या होगी 7 सेंटीमीटर। अब देखो जो इसकी हाइट है, ऊंचाई है, देखो ऊंचाई है वो देखो इसके बिल्कुल किनारे के बराबर आ रही है, तो इसकी ऊंचाई भी क्या जाएगी 14 सेंटीमीटर। तो आप लिखोगे प्राप्त शंकु के लिए, तो प्राप्त शंकु के लिए आपने h का मान तो लिख दिया 14 सेंटीमीटर, और जो r है उसका मान मेरे पास आ रहा है 7 सेंटीमीटर। अब आपको लिखना है प्राप्त शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन होता है आपका 1/3 पाई r स्क्वायर h, तो 1/3 22/7, और त्रिज्या का मान मेरे पास क्या आएगा 7 गुणा 7, और h का मान है 14। अब देखो आप इनको सरल कर लो आगे, तो देखो 7 से 7 हो रहा है कैंसिल, यहाँ 22 गुणा 14 7 98, और बटे मारा है 3। अब देखो आपको 22 को क्या करना है 98 से गुणा करना है, और बाद में आपको इसमें 3 का भाग है वो लगाना है। तो देखो आप 98 को पहले इससे गुणा कर लेंगे 22 से, तो 8 दूनी 16 और 18 1 19, उसके बाद में 16 18 और 1 19, फिर 6 15 अस्सी लेकर 10 11 और अस्सी लेकर ये भी तो 2, यानी 21 56 बटे में क्या आपके पास ये 3। अब आप इसमें 3 का भाग लगा लेंगे, और 3 का भाग लगाने पर जो आपका उत्तर आएगा वो क्या जाएगा, इसका राइट है सोल्यूशन हो जाएगा। अब देखो उसके बाद में जो आपका इसमें एक सवाल आता है 14 नंबर सवाल, वो देखिए 16.3 में सवाल नंबर 14। तो देखो 14 नंबर सवाल में आपको इसमें ये दिया गया है कि आपके पास क्या है, एक मतलब त्रिज्या खंड है जिसकी त्रिज्या 12 सेमी है और उसका कोण आ रहा है 120 डिग्री। तो आप बात करें 14 नंबर सवाल की, जिसकी त्रिज्या मेरे पास कितनी है, ये इसकी त्रिज्या है 12 सेंटीमीटर और इसका कोण आ रहा है 120 डिग्री। अब देखो इसको आपको क्या करना है, इसकी सीधी कोरों को संपाति करके ना आपको एक शंकु बनाना है। तो देखो जब आप इसकी सीधी कोरों को संपाति करोगे तो आपको क्या बनाना है, इसका एक शंकु बनाना, और शंकु देखो आपका इस तरह से बन जाएगा। और जब आप इसका शंकु बना लेंगे तो देखो शंकु बनने के बाद में अब ध्यान रखना कि जो इसकी ये लंबाई है, ये जो त्रिज्या है इसकी वो किस में काम आ जाएगी, वो देखो इसकी डायरेक्ट एल है उस एल में काम आ जाएगी। ये मैंने आपको प्रैक्टिकली करके बताया हुआ है, कागज़ से आप इसको मोड़ के बना के दे लेना। और
जो इसका देखो ये चाप की तो कोई लंबाई नहीं, ये लंबाई ये चाप की तो लंबाई आपकी है बिल्कुल, इसकी परिधि में काम आ जाएगी, इसकी परिधि में काम आ जाएगी। तो सबसे पहले आपको अगर प्राप्त शंकु का आयतन निकालना है तो उसके लिए आपको आर का एच का मान चाहिए। तो आपके पास अभी न तो आर का मान पता है और न ही आपके पास एच का मान पता है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, अब इसकी जो परिधि देखो हमें इसका पता लगे इसके बराबर है, तो आप देखोगे पहले चाप की लंबाई। अगर आप चाप की लंबाई की बात करें हो तो मेरे पास आ रही है थीटा बटा 360 गुणा 2 पाई आर, तो 120 बटा 360 गुणा 2 गुणा 22 बटे 7 और त्रिज्या का मान आ रहा है 12। अब देखो इसको आप सरल कर लो आपके पर, तो 0 ये से कट रहा है भी 3 बार और 3 से कट रहा है भी 4 बार, तो मान आपका आएगा 44 गुणा 4 बटे 7, 16 और 1 17, 176 बटा 7 सेंटीमीटर। तो ये तो अभी आपने क्या निकाली है, चाप की जो लंबाई है वो आपने प्राप्त कर ली है। अब देखिए प्रश्नानुसार आपके पास क्या रहे, जो प्रश्नानुसार आपके पास इसमें आ रहा है अभी वो आ रहा है अब देखो अगर हम प्रश्नानुसार इसमें बात कर रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा इसमें कि इस जो वृत्त की परिधि है वो बिल्कुल चाप की लंबाई क्या रही है, बराबर आ रही है। तो आपको लिखना पड़ेगा यानी प्रश्नानुसार वृत्त की वृत्ताकार भाग की परिधि किसके बराबर है, चाप की लंबाई के बराबर है। अब इसका मतलब ये हो गया कि मेरे पास जो 2 पाई आर है वो किसके बराबर आ गया, 176 बटा 7 के बराबर आ गया। अब इसको आप सरल करेंगे तो 2 गुणा 22 बटे 7 इंटू त्रिज्या जो है आपको यहाँ पर अभी प्राप्त करनी है और उधर मेरे पास आ रहा है 176 बटे 7, 7 से 7 कट हो गए, अभी आर का मान आ गया 176 बटे 2 गुणा 22। अब इनको काट के आप सरल कर लो तो 88 और आर का मान आ गया 4 सेंटीमीटर। ये आर कौन सी है, वो देखो आर वो तो थे आपकी इस चाप के लिए और ये आर किसके लिए, ये आपकी प्राप्त शंकु के लिए आई है। तो आपको लिखना है इसलिए प्राप्त शंकु के लिए। अगर आप प्राप्त शंकु के लिए बात कर रहे हैं तो इसके लिए आपके पास आर का मान तो आ रहा है 4 सेमी और जबकि इसके लिए एल का मान कितना हो गया मेरे पास, वो हो गया है 12 सेंटीमीटर। तो आपने आर का मान तो 4 सेमी प्राप्त कर लिया है शंकु के लिए और एल का मान कितना प्राप्त कर लिया आपने, 12 सेंटीमीटर प्राप्त कर लिया है। अब देखो आपको आयतन निकालना है तो पहले आप इसमें एच निकालना पड़ेगा। तो आप जानते हैं चूंकि एल स्क्वायर बराबर है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो यहाँ पर तारा 12 का स्क्वायर बराबर ये 4 का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर आपको प्राप्त करना है। तो 144 बराबर आ गया 16 प्लस एच स्क्वायर, इसका मान है 144 माइनस 16 और इसका मान मेरे पास आ गया 128। अब देखिए जो एच का मान वो क्या आएगा, इसका रूट आ जाएगा 128 का, 128 का देखो वर्गमूल पूरा रहता है तो इसको आप 64 गुना 2 कर देंगे, यानी एच का मान आ गया, इसको आप 64 गुना 2 करेंगे ना तो एच का मान आपका आ गया 8√2 सेंटीमीटर। यह आपने प्राप्त शंकु के लिए क्या प्राप्त कर ली है, जो ऊंचाई है वो आपने प्राप्त कर ली है। अब इसका जो आप आराम से आयतन है वो भी आप प्राप्त कर सकते हो। तो आप लिखोगे इसलिए प्राप्त शंकु का आयतन, तो आयतन का फॉर्मूला आपका होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर 1/3 आ रहा है सेम, पाई का मान 22/7 और त्रिज्या जो है वो मेरे पास कितनी है 4 गुणा 4 और एच का मान देखो 8√2 आ रहा है, तो √2 का मतलब हो गया 1.414 लिख सकते हो आप, ठीक है ना। √2 का जो मतलब है वो आप 1.414, इसका जो फिक्स मान है वो होता है, √3 का होता है 1.732 और जबकि √2 का मान होता है आपका 1.414। अब इसको सरल करके जो आपको अपना उत्तर है वो आगे क्या करना है, प्राप्त करना है। तो क्या जाएगा आपका इस सवाल का उत्तर है वो आप प्राप्त कर लेंगे। एक आपका ये डाउट क्वेश्चन हो गया। अब देखो उसके बाद में आगे देखो बात करते हैं और भी कुछ क्वेश्चनों के बारे में, जैसे 16.3 के तो प्रश्न हो गए ना आपके दोनों ये। फिर देखो आपने पूछा है 16.3 के लिए आपने कुछ उदाहरण पूछे, एक तो 11वां उदाहरण और पूछा है आपने एक 16वां उदाहरण। तो उदाहरण नंबर 11 और 16 आप और देख लो। 16.3 के जो उदाहरण नंबर 11 और 16 है उनको आप एक बार और देख लो। तो हम देखो 11 और 16 की बातें कर लेते हैं। तो देखो जो उदाहरण नंबर 11 है उस 11 में आपके पास ये आ रहा है, यानी अगर हम सबसे पहले 11 नंबर एग्जाम्पल की बात करें
तो उस 11 नंबर उदाहरण में ये लिखा हुआ है एक शंकु के आकार के टेंट की ऊंचाई, यानी आपके पास एक शंकुआकार टेंट है। तो मान लो हमारे पास ये शंकुआकार टेंट है, इस तरह से बना हुआ ये। अब ध्यान में, जो शंकुआकार टेंट बनता है तो टेंट हमेशा इसके केवल जो सीएस है उसी में काम आता है, इसके वक्र पृष्ठ में काम आता है, यानी फर्श पर टेंट काम नहीं आता है, ठीक है ना। तो केवल इसके कर्वड भाग में टेंट है वो लगा हुआ है। तो इस टेंट की देखो ऊंचाई देखिए आपको कितनी, 14 मीटर देखिए। इस टेंट की जो ऊंचाई है मेरे पास वो कितनी आ रही है, 14 मीटर आ रही है। तो इसको हमें लिख दिया 14 मीटर, ये जो आगे टेंट की ऊंचाई। उसके बाद देखिए क्या करना आपको, तथा आधार का इसका क्षेत्रफल आ रहा है 346.5 मीटर स्क्वायर। देखो जो आधार इसका वृत्ताकार आधार है ना, इस आधार का आपको क्षेत्रफल दे रखा है कितना, यानी आधार का क्षेत्रफल है वो 346.5 मीटर स्क्वायर आपको दिया गया है, ठीक है। अब इस प्रश्न में करना क्या आपको, ये टेंट 1.5 मीटर चौड़े कैनवास से बना हुआ है। अब देखो ये टेंट किससे बनाना, आपको एक आयताकार कैनवास है उससे बनाना है, और उस आयताकार कैनवास में क्या रहा है, उसकी चौड़ाई है वो तो 1.5 मीटर है, और जो इसकी लंबाई है वो कितनी है वो आपको भी फिलहाल पता नहीं है, वो आपको ज्ञात करनी है। तो लंबाई आपने एक बार क्या मान ली है, एल मीटर आपने मान ली है। अब देखिए आपको करना क्या है, तो कैनवास की आपको लंबाई ज्ञात करनी है। अब देखो जो कैनवास है ना, ये आयताकार, ये पूरा का पूरा कैनवास इसमें कहाँ लगेगा, इसके जो वक्र पृष्ठ भाग है उसमें कैनवास वो लगने वाला है। यानी इस जो कैनवास है ये पूरा कंप्लीटली ये कहाँ लगने वाला है, इसके पूरे वक्र पृष्ठ भाग में लगने वाला है। क्योंकि मैंने बोला जो टेंट होता है उसमें केवल उसके वक्र पृष्ठ भाग में कैनवास काम आता है, उसके आधार में काम नहीं आता है। तो सबसे पहले देखो इसका जो मतलब वक्र पृष्ठ है वो किसके बराबर आएगा, इसके क्षेत्रफल के बराबर आएगा। तो हमें इसके लिए एल का मान चाहिए और आर का मान चाहिए, हमें न तो एल का मान पता न हमें आर का मान पता। तो देखो सबसे पहले आपको आर का मान निकालना पड़ेगा, किसके द्वारा, इस आधार के द्वारा। तो आधार का क्षेत्रफल होता है आपका पाई आर स्क्वायर, तो वृत्ताकार है ना, बराबर 346.5। अब देखो इसको आप सरल करके पहले आर का मान निकालेंगे, तो 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर है 346.5। इसको सरल करेंगे तो आएगा 346.5 गुणा 7/22। अब देखो इनको आप काट लो पहले, अगर ये कट रहे हैं तो देखो 11 से कट रहे पूरे, 11 से कट रहा है 2 बार, इसको 11 से काटा, 11 × 33, फिर 11 × 11 पॉइंट, फिर बचा कितना, 11×5 55, 31.5 आ गया। यानी मान आपका रहा है 31.5 गुणा 7/2। इसको आगे और सरल करो, यानी 7×5 35, 3, 7 × 7 3 10, और असल क्या आ रही है 1 आ रही है, 21 1 22 बटे मारा है 2 पॉइंट लगाना आपको यहाँ पर। तो आर स्क्वायर का मान आ गया 110.25 आ गया। जब आप आर प्राप्त करो तो इसका आपको रूट लेना पड़ेगा 110.25 का, तो इसका रूट है वो कितना आ जाएगा आपका 10.5 सेंटीमीटर। तो जो आपने सॉरी मीटर में आएगा, ठीक है ना, मीटर में सारा मान। तो ये इसकी जो त्रिज्या आपने कितने प्राप्त कर ली है 110.25 है उसका वर्गमूल लिया आपने, तो जो आपके पास कितने आ गई है 10.5 मीटर आ गई है। तो ये आपने इसकी जो त्रिज्या है वो प्राप्त कर ली है। अब देखो त्रिज्या प्राप्त करने के बाद में आपको क्या करना है, अब आपको जो इसकी जो तिर्यक लंबाई है एल वो भी प्राप्त करनी पड़ेगी। तो देखो तिर्यक लंबाई प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यानी आप जानते हैं चूंकि एल स्क्वायर का मान होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के बराबर, तो यहाँ ये आपको प्राप्त करना है। आर का मान है मेरे पास 10.5 का होल स्क्वायर प्लस एच का मान आ रहा है 14 का स्क्वायर। इसको सरल करेंगे आप तो ये आएगा 110.25 और प्लस में ये आएगा 196, इनको जोड़ देंगे आप दोनों को भी, तो ये आपका मान हो जाएगा 0.25, फिर 6 आ रहा है, और उसके बाद में देखो मेरे पास क्या आएगा 10 असलेकारी है 306.25 है। इस तरह से जो आपका मान है वो आ जाएगा। और जब आप इसका वर्गमूल लेंगे तो आप जानते हैं कि इसका वर्गमूल आ जाएगा आपका 17.5 सेंटीमीटर, वर्गमूल आप सॉरी मीटर में आ गई है। तो ये आपने इसकी क्या निकाली है, लंबाई निकाली है। यानी पहले आपने इसका एल स्क्वायर लिया, एल के लिए आप क्या करेंगे इसका रूट लेंगे, यानी एल का मान क्या हो गया, इसका रूट हो गया 306.25 का, और एल मेरे पास क्या आ गया है 17.5 मीटर। तो ये आपने अभी क्या प्राप्त कर लिया, इसकी जो तिर्यक लंबाई है एल वो आपने प्राप्त कर ली है। अब देखो आपको क्या लिखना है, प्रश्नानुसार ये जो कैनवास है वो किससे बना है, इस आयत से बना हुआ है, तो आपको लिखना पड़ेगा प्रश्नानुसार आयताकार कैनवास का क्षेत्रफल बराबर आएगा शंकु का तिर्यक पृष्ठ, यानी उसका वक्र पृष्ठ आ गया। अब देखो इसका तो होता है मेरे पास लंबाई गुना चौड़ाई होता है इसका, तो और उसका हो जाएगा कितना पाई आर एल ई हो जाएगा। तो इसकी एल आपको ज्ञात करनी है, और बी का मान कितना है 1.5, यहाँ पाई का मान आ रहा है 22/7, और त्रिज्या मेरे पास कितनी है इसकी त्रिज्या आपने निकाली इसकी 10.5,
और जो आपके पास L है उसका मान कितना आ रहा है 17.5, ये आपके पास आ रहा है L का मान। अब देखो हमें सरल करके इसका मान है वो प्राप्त करना है, तो देखो पहले इसको 7 से काट दो, 1.5, अब दोनों तरफ 1.5 कैंसिल और आपका, और L का मान मेरे पास क्या देगा, यानी 22 गुणा 17.5। अब जब आप 17.5 को 22 से गुणा करेंगे तो गुणा करते ही आपको क्या प्राप्त होगा, इसमें जो इसकी लंबाई है कैनवास की वो आपको प्राप्त हो जाएगी। तो देखो इसको आप गुणा करा लो एक बार, यानी 5 दूनी 10, 80 लेख, 14 एक 15, 80 लेख आ रही है, और 2 एक 3, उसके बाद में 0 5 3, तो 0 5 8 3, पॉइंट कहाँ लगाना है, ये लगाना है, तो मेरे पास आ गया 385 मीटर। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, जो इसकी लंबाई है कैनवास की वो आप प्राप्त कर सकते हैं। तो इस सवाल में जो इसकी लंबाई है वो आपने कितने प्राप्त कर ली है, 385 मीटर आपने प्राप्त कर ली है। अब देखिए कुछ और जो सवाल जिनमें आपको समस्या आई वो देखिए। एक देखो आपने इसमें जो उदाहरण नंबर 16 है मेरे से वो पूछा है, तो आप उदाहरण नंबर 16 को भी एक बार आप देख लो। तो देखो उदाहरण नंबर 16 में आपसे क्या पूछा गया है उसको आप एक बार और देख लो भली भांति। तो देखो अगर हम उदाहरण नंबर 16 की बात करते हैं तो उसमें आपको ये करना है कि जो आपका मान है यहाँ पर भी इसमें लिखा है कि दो गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात 4:2 आ रहा है। यानी आपके पास देखो दो गोले हैं, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या आ रहा है, 4:9, यानी 4/9 आ रहा है। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, उनके आयतनों का अनुपात आपको ज्ञात करना है, यानी आपको V1 बटा जो V2 है वो आपको प्राप्त करना है। तो देखिए गोले में पृष्ठ आपका वो संपूर्ण और वक्र इसका एक होता है, तो ये आ गया मेरे पास 4 पाई r1 स्क्वायर और 4 पाई r2 स्क्वायर बराबर आ रहा है 4/9। ठीक है ना। अब देखो इन दोनों को आप सीधा कट कर देंगे। अब r1 बटा जो r2 का होल स्क्वायर है वो मेरे पास आ रहा है 4/9, और जब आप इसका वर्गमूल लेंगे तो इसका मान आ जाएगा रूट में 4/9, और r1 बटा r2 का मान आ रहा है मेरे पास 2/3। ठीक है ना। तो ये तो आपने भी क्या प्राप्त कर लिया है, इसमें जो r1 बटा r2 है उसका आपने मान प्राप्त कर लिया है। अब आपको क्या निकालना है, आयतनों का अनुपात वो आपको प्राप्त करना है। तो 4/3 पाई r1 क्यूब, इसका भी हो गया 4/3 पाई r2 क्यूब। तो देखो ये दोनों कट हो रहे हैं आपस में, ये भी कट हो रहे हैं, तो मेरे पास भी क्या आ गया है बराबर r1 बटा r2 का होल क्यूब आ रहा है। अब इनका मान पता आपको यहाँ समीकरण 1 से, तो 2/3 का होल क्यूब कर दिया आपने, तो 8/27, ये मेरे पास V1 बटा V2 का मान आ गया है। अब जो V1 अनुपात V2 है उसका मान आपके पास आ गया है 8:27। ये आपको इस तरह से जो इनके आयतन थे उन आयतनों का अनुपात आपको प्राप्त करना था। तो ये हमने अभी सीखा है, इसका मान इनके आयतनों का जो अनुपात है वो आपने सीखा है। अब देखिए उसके बाद में आगे बात कर रहे हैं, एक आपने इसमें ये लगभग मतलब आपके सारे प्रश्न पूरे हो गए हैं। अब आपको अगर 16 की में कोई और भी समस्या तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। अब देखो मैं आपको कुछ अपनी तरफ से 1-2 सवाल है वो इसमें से और करवा देता हूँ। तो उन सवालों में जैसे आप कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों की अगर आप और बात करना चाहें तो उसमें आप देख लो कि ये प्रश्न भी आप इसमें देख सकते हैं। जैसे आप बात करें तो इसमें एक जो विविध प्रश्नावली आपकी है इसमें आप ये जो 9वां प्रश्न है वो देख सकते हो। आप 9 सेमी त्रिज्या के धातु गोले पर लाकर 3 सेमी त्रिज्या और 6 सेमी ऊंचाई के कितने शंकु बनाए जा सकते हैं, तो इसको आप ज्ञात कर सकते हैं। इसी तरह से देखो जो आपके पास यहाँ सवाल आ रहा है जो 11वां सवाल, तो 11वें सवाल में देखो क्या कुछ इसमें विविध में 6 सेमी 8 सेमी और 10 सेमी त्रिज्या वाले धातु की 3 ठोस गोलों को पिलाकर बड़ा गोला जाता है, तो बड़े गोले की आपको त्रिज्या ज्ञात करनी है। यानी अगर आप उसमें इस सवाल की बात करें कौन से की मैं बात कर रहा हूँ विविध में 11वें प्रश्न की, तो देखो उसमें 3 गोले हमारे पास, एक की तो त्रिज्या आ रही है r1 तो 6 सेमी है, एक r2 है इसमें 8 सेमी और इसमें r3 है 10 सेमी, और नए गोले की त्रिज्या आपने एक बार क्या मान ली है वो आपने मान ली एक बार 8 सेंटीमीटर। अब देखो इसमें आपको प्रश्नानुसार शर्त लगानी है, यानी नए गोले का आयतन बराबर प्रथम गोले का आयतन और प्लस द्वितीय गोले का आयतन प्लस तृतीय गोले का आयतन, इन तीनों गोलों के आयतनों का योग आ रहा है। तो नए गोले का आयतन दे दोगे आप 4/3 पाई r क्यूब, उनका आ रहा है 4/3 पाई r1 क्यूब, 4/3 पाई r2 क्यूब, फिर 4/3 पाई r3 क्यूब, तीनों आयतनों का योग हो गया ना। अब देखो ये तो रखना आपको एक बार सेम यहाँ पर, उनमें आप ऐसा करो 4/3 पाई कॉमन लो बाहर, तो मान आएगा r1 क्यूब, r2 क्यूब और r3 क्यूब। अब देखो जो दोनों तरफ गुणा में हो तो आप सीधा कर दे इनको, तो r क्यूब आ रहा है मेरे पास r1 क्यूब प्लस
R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब। अब देखिए जो R1 R2 R3 है उन तीनों का देखो आपको मान दिया गया कितना 6 8 10 दिया गया है। तो आप लिखोगे 6 का क्यूब, फिर 8 का क्यूब और ये 10 का क्यूब। तो 6 का 216, इसका 512 और इसका हो गया 1000। तो ये मेरे पास सारा 1728 आ रहा है। और जब आप इसका घनमूल लेंगे, क्यू रूट लेंगे इसका, तो कितना जाएगा इसका 12 सेंटीमीटर आप इसका जो मान है वो प्राप्त कर लेंगे। तो ये मैंने आपको बताया अभी जो 11वां प्रश्न था इसमें आपका विविध में, वो मैंने आपको भी करवाया है। और देखो इसके और भी जो प्रश्न है वो आप कर सकते हो। जैसे इसमें आपका एक जो सवाल नंबर है 13 का, वो देख लो आप। 13 के में क्या करना आपको, इसी में अगर आप 13 के प्रश्न में बात करें तो 13वें प्रश्न में आपके पास ये आ रहा है कि यहाँ पर जो मान है मेरे पास, यानी यदि 11 सेमी और 3.5 सेमी मोम के घनाभ से 2.8 सेमी व्यास की एक मोमबत्ती बनाई जाती है। तो देखो हमारे पास ये घनाभ है, इससे क्या बनाना, आपको एक मोमबत्ती बनानी है मोम की। तो देखो इसके लिए आपको मान दिया गया सारा ये इस तरह से, और मान क्या दिया गया है इसमें, इसकी देखो 11 सेमी एक तो बीमारी है, एक इसकी आ रही 3.5 सेमी, और एक इसकी बीमारी क्या रही है, एक इसकी आ रही 2.5 सेमी। जैसे आपको मोमबत्ती बनानी है, और मोमबत्ती बनाने के लिए क्या करना, आपको इसको बेलनाकार मोमबत्ती बनानी है। और इस मोमबत्ती के लिए क्या पूछा आपसे कि जो ग्राम से एक 2.8 सेमी व्यास की एक मोमबत्ती बनाई जाती है, तो आपको मोमबत्ती की लंबाई याद करनी है। इसका व्यास कितना रहेगा, 2.8 सेमी रहेगा। तो इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी होगी, 1.4 सेमी, और इसकी जो लंबाई है यानी एच है इसकी, वो आपको ज्ञात करनी है। अब देखो आप इसमें शर्त लगा देंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार आपको क्या लिखना पड़ेगा, यानी जो मोमबत्ती का आयतन है वो किसके बराबर आएगा, घनाभ के आयतन के बराबर, ठीक है ना। तो मोमबत्ती का आयतन आपका जगह बेलनाकार तो क्या जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, इसका हो गया एल गुणा बी गुणा एच ही हो गया। अब पाई का मान तो आ रहा है 22/7, त्रिज्या का मान है 1.4 गुणा 1.4 इंटू एच आपको प्राप्त करना है। और यहाँ पर एल का मान है 11, ये 3.5 और 11 2.5। अब इनको सरल कर लेंगे आप। तो देखो पहले आप इसमें 7 से घटा इसको 0.2 बार। अब इन तीनों को उधर इसके भाग में भेज दो, तो ये मान आ गया मेरे पास 11 गुणा 3.5 गुणा 2.5 और बटे मारा है 22 गुणा 0.2 गुणा 1.4। अब देखो इनको सरल कर लो। देखो पॉइंट से पॉइंट हो रहा है, ये सीधा कट, पॉइंट से पॉइंट हो रहा है सीधा कट, क्यों समान संख्या पॉइंट के बाद में। अब देखो इनको काटना आपको, तो यहाँ देखो इसका तो कोई मैं तो है नहीं हमारे पास जीरो का। तो अब देखो जब आपने इसको पहले 7 से काटा, पहले देखो इसको 11 से काटा आपने इसको 2 बार, फिर 7 से काटा इसको 2 बार और 7 से काटा 5 बार, ठीक है ना। अब ऊपर तो आपके पास मान क्या है इसमें 5 5 125 बटे मारा है 8। अब इसमें आप 8 का भाग लगा लेंगे, तो वो क्या देगी आपके पास मोमबत्ती है उसकी लंबाई आप प्राप्त कर लेंगे। तो इस तरह से आपको ये सारे प्रश्न है वो करने हैं। इसके अलावा और भी देखो इसके जो प्रश्न है वो आप 16.4 में से कर सकते हैं। जिससे पहला जो इसमें आपका सवाल नंबर 2 है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 वर्ग सेमी है, तो गोले का आयतन आपको ज्ञात करना है। यह 4 का है, एक गोले का आयतन 38,808 घन सेमी है, तो गोले का आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो ज्ञात करना है। तो इस तरह के जो प्रश्न है वो आप सारे इसमें कर लेना। और अगर आपको कोई प्रश्न में दिक्कत है या कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। और वैसे मैंने आपको लगभग आज इस टॉपिक का जो रिवीजन है वो आपको मैंने करवा दिया है। अब एक देखो, एक बच्चे ने मेरे को जो 5 की प्रश्नावली आपकी है यानी एपी वाली, उसमें से मेरे को 2 क्वेश्चनों का आंसर पूछा है। वो 2 क्वेश्चन देखिए कौन कौन से, जो 5 की विविध प्रश्न वाला है उसमें देखो 2 प्रश्न देखिए एक बार आप। एक तो जो आपका जिस बच्चे ने 15 के सवाल पूछे हैं वो तो मैं आपको कल 15 के साथ करवाऊंगा, और आज मैं आपको जो 5 की में से 2 प्रश्न देखो जो 15 का और 6 का पूछा है उनका देखो मैं भी आपको आंसर है वो करवा रहा हूँ। यानी 5 की विविध में 15 का और 6 का सवाल। तो देखो सबसे पहले देखो आप 5 की विविध में सवाल नंबर कौन सा, 6 का। 6 के सवाल में क्या लिखा है, यानी इसमें लिखा है कि एक समांतर श्रेणी में प्रथम n पदों का योगफल Sn है तथा S2n तथा S3n दोनों आपस में क्या है बराबर है। यानी S जो 2n है ना वो 3Sn की क्या है बराबर है, ठीक है ना। अब देखो दोनों तरफ आप इनमें इनका सूत्र लगा दो, तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, यानी आप जानते हैं Sn का फॉर्मूला होता है आपका n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 इंटू डी होता है। इसका भी क्या रहेगा n/2 ब्रैकेट में n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 इंटू डी।
अब देखो ये तो एस एन का फॉर्मूला होता है, लेकिन आपके पास यहाँ पर 2n है ना, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ क्या आ जाएगा, सिर्फ 2n आ जाएगा, यहाँ पर भी क्या आएगा 2n, बस बाकी मान में कोई चेंज नहीं है, आपका सेम फॉर्मूला, ठीक है ना। एस एन है तो आएगा n और एस 2n है तो वहाँ पर क्या आएगा 2n आएगा। अब देखो दोनों तरफ आप है ना n/2 को कट कर सकते हो दोनों के गुणा में आपकी, ठीक है ना। अब यहाँ तो मेरे पास आ रहा है 2 बार अंदर 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी आ रहा है, और यहाँ पर आ रहा है 3 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आ रहा है, ठीक है। तो आ जाएगा 4a प्लस ये, इसको जब आप अंदर गुणा करोगे तो मान आ जाएगा आपका 4n माइनस 2 इंटू डी बराबर आ जाएगा 6a प्लस और 3n माइनस 3 इंटू डी आ जाएगा। अब देखो इनको आपको आगे सल करना है, तो आपका देखो सल करने पर मान क्या आएगा 4a प्लस 2a, मेरे पास आगे आ रहा है कितना 4n माइनस 2 इंटू डी और माइनस में 6a, फिर माइनस में आ रहा है 3n माइनस 3 इंटू डी, यानी सारा मान मैं इधर एक तरफ लेके आ गया हूँ। अब देखो इन दोनों को सल करने पर मान आपको बचेगा माइनस का 2a, इन देखो दोनों में से आपने क्या कर दिया डी कॉमन ले लिया अपने बाहर, तो अंदर मान आएगा 4n माइनस 2 ये आ गया सेम। अब इस माइनस इन दोनों के चिन्ह बदलेंगे, 3n माइनस का और 3 का बनेगा प्लस, बराबर आ रहा है 0। अब देखो माइनस का 2a प्लस डी के इंटू क्या आएगा अभिमान n प्लस 1 बराबर क्या आ रहा है 0 आ रहा है। तो ये अभी आपने इस तरह से जो मान है अपना वो प्राप्त कर लिया है। अब आप क्या करेंगे इस 2a को उधर भेज दो, तो 2a बराबर आ गया मेरे पास n प्लस 1 इंटू डी, ये आपने एक बार क्या बना लिया है समीकरण नंबर 1 आपने प्राप्त कर ली है। अब जब आपने ये समीकरण इस तरह से प्राप्त कर ली है, तो अब आप देखो इसमें आपको आगे करना क्या है। आगे इसको हल करने के लिए आपको इसमें ऐसा करना पड़ेगा कि जो आपको प्राप्त करना है, अब हम उसकी बात करेंगे। तो आपको देखो प्राप्त क्या करना है, आपको देखो S3n और बटा Sn का इनका अनुपात निकालना है। तो S3n का मतलब होता है 3n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी होता है, और इसका होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ये होता है। अब देखो इसमें क्या करेंगे आप इनको कट कर देंगे, ठीक है। और कट देखो करने के बाद में क्या है, यहाँ देखो बाहर मेरे पास 3 लिखा हुआ पहले से। अब देखो जो अंदर 2a है, इस 2a का मैं क्या करूँगा ऐसे मान लेता हूँ कितना n प्लस 1 इंटू डी लिख दूंगा, n प्लस 1 इंटू डी, और जो आपका आगे वाला मान हुआ बिल्कुल आएगा सेम 3n माइनस 1 इंटू डी, ये आ रहा आपका सेम मान। इसी तरह आप देखो यहाँ पर 2a का मान आप क्या रख दोगे n प्लस 1 इंटू डी, और आगे आ रहा है मेरे पास कितना n माइनस 1 इंटू डी, ये आ रहा सेम। अब जो इसको सल को दो 3 तो 12 पहले से एक बार, ये आ गया एन डी प्लस डी, फिर आ रहा है बाद में 3n/d माइनस में डी, और बटे वाले मान में क्या आ रहा है ये n/d प्लस डी प्लस n/d माइनस डी। इससे ये कट रहा है सीधा और इससे ये कट रहा है, सॉरी ये नहीं कट रहा है, ये कट रहा है। अब तो 3 तो 12 पहले से। अब देखो ऊपर वाले मान जुड़ के आप कितने हो गए 4n/d हो गए, और बटे वाले मान में कितना आपका मान 2n/d है वो आपको प्राप्त हो रहा है, ठीक है ना। ऊपर तो आ गया मेरे पास इतना n/d और नीचे आ रहा कितना 2n/d। अब देखो ये ऊपर वाला जो मान आपका हो गया 12n/d हो गया, ये बटे वाला आ रहा है 2n/d, n/d काट दो, 2 से कटा 6 बार, इस काटा 1 बार, तो अनुपात आपका आ गया 6:1। इस सवाल में आप ये इस तरह से इन दोनों का जो अनुपात है वो आप 6:1 प्राप्त कर सकते हैं। यह आपका प्रश्नावली 5 की का विविध का 6ठा सवाल था। अब इसी में एक सवाल 15 का सवाल एक बच्चे ने और पूछा है, तो आप देखो 15 का सवाल भी आप फिर से देख लीजिए एक बार। तो देखो 15 नंबर प्रश्न में आपसे ये पूछा गया है, इसमें क्या पूछा गया है, देखो 5 की विविध 15 का सवाल। एक पंक्ति में मकानों की क्रमागत रूप से संख्या 1 से 49 तक अंकित किया गया है। मतलब कुछ मकान है 49 मकान है सारे, जिन पे जो नंबर है वो कैसे लिखे गए हैं, पहले पर 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ऐसे लास्ट मकान पर नंबर कितना लिखा हुआ है 49 नंबर लिखा हुआ है। ये मकानों पर अंकित है नंबर इस तरह से, पहले पर 1 फिर 2 फिर ऐसे 49 तक नंबर अंकित है। अब देखो प्रश्न में क्या पूछा है कि इनके बीच में कोई एक मान x का मान एक ऐसा मान है। अब बीच का मतलब एकदम बीचों बीच नहीं है, एकदम से बीचों बीच नहीं है। अगर एकदम से बीचों बीच हो ना तो आपको इसमें सोचने की जरूरत नहीं है, आपका 25 मान बिल्कुल बीच में आएगा, 24 इधर बच गए, 24 इधर बच गए, तो उत्तर आपको क्या आएगा डायरेक्ट 25। लेकिन ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल बीचों बीच नहीं है। ये x का मान एक ऐसा मान है कि जो इससे इधर जितने मकान है उन मकानों की संख्याओं का योग, ध्यान रखना संख्याओं का योग, इनकी गिनती का योग नहीं। 1 प्लस 2 प्लस 3 जो नंबर लिखो नंबरों के योग की बात करें, ठीक है ना। उधर वालों की आप अलग बात करें, जैसे 49 प्लस 48 प्लस, ठीक है ना, 19 का उन अंकों का योग है वो दोनों का क्या रहा बराबर आ रहा है। इधर वालों का अंकों का योग और इधर वालों के अंकों का योग दोनों क्या आपस में बराबर आ रहे हैं, ये आपको प्रश्न में दिया गया है। अब देखो x से जो पहले मकान आएगा तो एक कमी तो आएगा ना। जब मान लो सामने मान लो 2500 मकान है तो इन क्या होगा 24 होगा,
अगर वो 25 में पे 24 नंबर इसका 25 माइनस 1 कर सका भी 24 नंबर 25 माइनस 1 कौन कर सकेंगे। तो भी हिसाब से अगर आप क्या करना, अगर वो मकान एक्स है तो क्या होगा एक्स माइनस 1 को मकान होगा, ठीक है ना। एक्स का तो बाद में मकान भी मेरे बड्डा को माना पड़ जो हमारे 24 नंबर मकान है तो क्या होगा 25 होगा, यानी 24 प्लस 1 कितना माना पड़, तो इसको आप क्या लिखोगे एक्स प्लस 1। अब प्रश्नानुसार इसमें आपने एपी से लिख दिया, ए का मान 1 और डी का मान भी क्या हो गया 1। अब देखो प्रश्नानुसार आपको क्या दिया गया है कि 1 नंबर मकान से लेकर x माइनस 9 मकान तक का अंकों को योग है वो की के बराबर राशि x प्लस 1 से लेकर 49 तक जगह मकान है बंक अंकों का योग का अपन बराबर दे रखो है। तो आपको लिखना पड़ेगा यानी s x माइनस 1 कहाँ से 1 से लेकर x माइनस 1 तक का योग बराबर आ रहा है किसके s x प्लस 1 से लेकर के 49 तक के अंकों के योग के बराबर आ रहा है। अब ध्यान रखना जो आपने एपी में एसएन का फॉर्मूला पढ़ रखा है, देखो एपी में जैसे मान लो आपके a1 a2 a3 ऐसे an पद होते हैं, तो ये जो एसएन का फॉर्मूला ये क्या होता है आपका इस पहले पद से लेकर के इन सब का योग होता है। चाहे आप 5 पदों का निकालोगे तो यहाँ पहले से 5 पद आ गए, 4 लोगे तो यहाँ से 4 पद आ गए, लेकिन कभी भी ध्यान रखना कि आप बीच में से पद जोड़ के आगे तक मान नहीं निकाल सकते। उस कंडीशन में क्या होता है ऐसा फॉर्मूला नहीं होता है, हमेशा योग निकलेगा वो आपको शुरुआत से लेके होगा वो निकलेगा। तो भाई इसमें देखो कोई दिक्कत नहीं, आप 1 से लेकर आपको x माइनस तक का योग करना है, ठीक है। लेकिन अब आगे आपको x प्लस 1 से 49 तक योग निकालते हो, देखो ये निकालना मुश्किल काम, हम क्या करेंगे यहाँ पर पहले हम 1 से लेकर 49 तक का योग निकालेंगे और उसमें से मैं क्या करूँगा 1 से लेकर के जो x तक का योग वो घटा दूंगा। भाई पहले मैंने इतना पूरा निकाला और इसमें से इतना घटा दिया तो अभी आगे वाला बस रहना बिल्कुल, यानी मैंने क्या लिख दिया ये तो मेरे पास आ रहा है सेम, इधर आ गया s 49 माइनस एस एक्स। भाई जब इनके आगे कुछ नहीं तो वो हमेशा 1 से स्टार्ट होते हैं, यानी 1 से लेकर x माइनस तक का योग अलग आ गया आपको, फिर आगे 1 से लेकर 49 तक का योग ये हो गया, 1 से लेकर x तक का योग आपका ये हो गया, दोनों घटाएंगे तो आपका आगे वाला योग वो आ जाएगा। अब सूत्र लगा दो, इनका फॉर्मूला होता है n/2 प्लस 2a n माइनस 1 इंटू डी, इसका भी हो गया n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसका भी हो गया n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो गया। अब देखो इसमें n की जगह आपका मान आएगा x माइनस 1 आएगा, तो x माइनस 1/2 ब्रैकेट में 2 गुणा 1 प्लस n का मान आ गया x माइनस 1 इंटू मारा है d बराबर यहाँ पर आ रहा है मेरे पास 49 n का मान, फिर 2 गुणा 1 प्लस 49 माइनस 1 इंटू डी का मान आ रहा है 1, फिर माइनस में यहाँ पर आएगा x/2 ब्रैकेट में 2 गुणा 1 प्लस अब n का मान मेरे पास क्या देगा x आ देगा x माइनस 1 और d का मान भी कितना है मेरे पास 1 आ रहा है। यानी आपने क्या कर दिया है इस सवाल में आपने कुछ नहीं किया है, आपने एसएन का फॉर्मूला लगाया है, इसमें आपने n की जगह x माइनस 1 रखा है, इसमें आपने n की जगह 49 रखा है, इसमें आपने क्या रखा है x रखा है, बाकी मान आपका सारा सेम है। अब देखो यहाँ d का मान क्या है 1 है, ठीक है ना 1 है। अब सॉल्व करो इसको, देखो x माइनस 1/2 सेम ब्रैकेट के अंदर मान आपका रहा है 2 प्लस x माइनस 2, उधर आ रहा है 49/2, फिर आपका मान आ रहा है 2 प्लस यहाँ पर आएगा 48, फिर माइनस में x/2, फिर आगे मेरे पास क्या रहा है 2 प्लस x माइनस 1 ये आ रहा है। अब देखिए इतना करने के बाद में देखो इनको आपको आगे हल करके क्या करना है x का मान वो आपको प्राप्त करना है। तो देखो यहाँ पर 2 से 2 कट रहा है, x माइनस 1 इंटू x/2 गए तो उधर वाला मान आपका है 49/2 गुणा 50 हो गया, माइनस वो आपका देगा x इंटू ये मान बनेगा आपका x प्लस 1/2। अब देखो इसको सरल करना आपको, ये तो आएगा मेरे पास x² माइनस x/2 बराबर यहाँ पर देखो इसको काटने पर मान क्या रहेगा 25 आ जाएगा, यानी 49 गुणा 25 माइनस ये मेरे पास आएगा x² प्लस x/2 ये ब्रैकेट के अंदर ये मान आएगा, ठीक है ना। अब देखो इसको सरल करते हैं, अब ये x वाला पद मैं इधर ले आता हूँ, x² माइनस x/2 और प्लस में x² प्लस x/2 बराबर m को गुणा करो तो ये आगे 1225 आ रहे हैं, ठीक है। अब देखो इनमें आपने क्या कर लिया, अभी देखो 2 लघुत्तम लिया आपने तो मान आ गया आपका x² माइनस x प्लस x² प्लस x, उधर मेरे पास आ रहा है 1225, ये x तो बीच में हो रहा है कट। अब देखो इसको आप थोड़ा आगे इधर ये हो गया 2x²/2, उधर आ रहा है 1225, इन्हें काट लो, x² आपका आ रहा है 1225 और x का मान क्या देगा √1225 और इसका रूट लेने मान क्या देगा आपका इसका 35 आ जाएगा। इसका मतलब मकान कौन सा होगा 35वां मकान होगा। अब 35 मकान के इधर 1 से 34 तक का योग है वो किसके बराबर आएगा 36 से लेकर 49 तक का जो योग होगा उसके बराबर आएगा। इस वाले में हमें ये प्राप्त करना था और आज हम बस इतना ही पढ़ेंगे। बाकी कल हम जो 15 प्रश्नावली है उसकी स्टडी करेंगे, तो आप 15 प्रश्नावली जो भी समस्या है वो आप घर पे निकालना और
मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। धन्यवाद। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें।